बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सभी का स्वागत है। दर्शक, सबसे पहले कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखेंगे, तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों और गौपालकों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाने की है योजना। रांची के अनगढ़ा प्रखंड में किया गया बकरी वितरण। नींबू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूर्वी। अब समाचार विस्तार से। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की ओर से गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और गौपालकों से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए स्थायी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 52 वर्मी कंपोस्ट यूनिट तैयार किए जाएंगे। साथ ही लाभुकों को प्रशिक्षण देने की भी योजना है। पिछले दिनों रांची के अनगढ़ा प्रखंड के जराटोली गांव में महिला लाभुकों के बीच बकरा बकरी वितरण किया गया। इसमें जीदू, जराटोली, रुपड़ू, पिपरा कोचा और चमघाटी गांव की 22 महिला बकरी पालकों को ब्लैक बंगाल प्रजाति का बकरा बकरी दिया गया। साथ ही दो पारदर्शी एस्बेस्टस बकरियों को पानी पिलाने के लिए बर्तन और दवाइयां दी गईं। किसान भाइयों, टमाटर फसल में कीट व्याधियों में सबसे अधिक खतरा फल छेदक कीट और रस चूसने वाले कीटों से होता है। फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए इंडोक्साकार्ब दवा और रस चूसक कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। फल छेदक कीट टमाटर फल में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और गुदे को खाकर फल को खोखला कर देते हैं, जबकि रस चूसक कीट पत्तियों से रस चूसकर हरियल तत्व को नष्ट कर सकते हैं। इससे पौधे मुरझाने लगते हैं। इन दोनों कीटों का तेज हमला हो तो उपज और फसल की भारी क्षति होती है। इसलिए इन कीटों के रोकथाम के लिए अविलंब अनुशंसित दवाइयों का छिड़काव शाम के वक्त करें। किसान भाई, अगर टमाटर में फली छेदक कीट का आक्रमण हो रहा है तो इसके लिए जो है फली छेदक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें और कोशिश करें कि शाम के समय अगर छिड़काव करते हैं तो उससे फली छेदक कीटों का उनका नियंत्रण हो जाता है। रस चूसने वाले अगर कीट के लिए अगर हम लोग कीटनाशकों की बात करते हैं तो इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं इमिडाक्लोप्रिड जो है वो 2 लीटर पानी में 1 ml घोल बना करके अगर उसका छिड़काव करते हैं तो हम लोग फली छेदक और रस चूसने वाले दोनों तरह के कीटों से अपनी फसल को सुरक्षा कर सकते हैं। राज्य के जो किसान नींबू की बागवानी करना चाहते हैं वे मई से गड्ढा खोदने और पौधा लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। नींबू के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद नेपाली, पूर्वी या कागजी कलान लगाएं। किसान भाइयों, नींबू की बागवानी के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या कंकरीली मिट्टी वाले खेत का चयन करें। पौधा लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। पौधा कतारों में लगाएं। इसमें कतारों के बीच 5 मीटर और पौधों के बीच भी 5 मीटर की दूरी रखें। नींबू के बेहतर फलन देने में सक्षम उन्नत प्रभेद नेपाली, पूर्वी और कागजी कलान की उत्पादन क्षमता 1500 से 1600 फल प्रति पौधा प्रति वर्ष है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल एक प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम कर सकते हैं। इससे खेत में लगी हुई हरित खाद वाली फसलों को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। किसान इससे खेत में छीटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं मिर्च फसल में लाही, सफ़ेद मक्खी और पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में लाही, सफ़ेद मक्खी और पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम से बनी दवाइयों से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो दर्शकों, कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में मौसम का हाल भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छुपा है। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे तसर रेशम उद्योग में एग्रो फॉरेस्ट्री की महत्ता एवं इनमें लाभ। तो आपको ले चलते हैं हम स्टूडियो, जहां हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, देंगे इनकी विशेष जानकारी। नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं, कई प्रयोग हुए हैं, कई अनुसंधान हुए हैं। बदलते समय और बदलती परिस्थिति के साथ ये समय की मांग है, इसलिए हर क्षेत्र में, कृषि के हर क्षेत्र में ये नवाचार हुए हैं। ऐसा ही नवाचार है एग्रो फॉरेस्ट्री। तसर रेशम उद्योग के क्षेत्र में एग्रो फॉरेस्ट्री की महत्ता क्या है और साथ ही साथ आप इससे किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी।
इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र यादव। डॉक्टर हरेंद्र यादव तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी का, कृषि वानिकी आज की तारीख में बहुत सारे किसान भाई जानते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई भी हैं हमारे साथ जो जुड़ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कृषि वानिकी की जब हम बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, क्या है तसर रेशम उद्योग के क्षेत्र में? जी, किसान भाई बहनों, एग्रो फॉरेस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रो और फॉरेस्ट्री, कृषि फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों और जंतुओं की खेती, माने जंतुओं मीन्स खरगोश हुआ, तसर कीट पालन हुआ, लाख हुआ, इसकी खेती साथ साथ में हम कैसे करें, इसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कहते हैं। तो झारखंड जैसे राज्य में जो हम तसर रेशम की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या स्थिति है, क्या परिदृश्य है यहाँ पर, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? झारखंड या देश भर में कितने लोग जुड़े हुए हैं? तसर रेशम उद्योग से पूरे देश में 3.9 लाख लोग जुड़े हुए हैं और पूरे झारखंड में जो है, झारखंड का जो है योगदान इसमें 2.22 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। और झारखंड का उत्पादन जो है प्रमुख है तसर रेशम उद्योग में, प्रमुख स्थान होने के नाते इसका भागीदारी भी अधिकतम है। भागीदारी मीन्स ये लोग ज़्यादा उसमें जुड़े हुए हैं, उत्पादन ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। तो जो उत्पादन है इसका तसर का पूरे देश में 3136 मैट्रिक टन है पूरे देश का। लेकिन झारखंड का यह उत्पादन का परिदृश्य जो है वो 2402 मैट्रिक टन है। कुल मिलाकर के 76% जो है अकेले ही झारखंड राज्य उत्पादन करता है। देश का अग्रणी देश का अग्रणी यह उत्पादक तसर कच्चा रेशम उत्पादन का यह अग्रणी राज्य है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब हम आज बात कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की, तो जब हम रेशम की बात करते हैं, तसर रेशम की बात करते हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में तसर रेशम के साथ साथ क्या क्या उगाया जा सकता है, क्या क्या उत्पादन हम ले सकते हैं? जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार ये प्रमुख तसर रेशम उत्पादक राज्य हैं, जिसमें से झारखंड, इन राज्यों में वर्षा आधारित खेती ज़्यादा से ज़्यादा होती है और इसी के दौरान में हमारा जो है तसर का कीट पालन भी किया जाता है। तो जैसे धान की खेती बहुतायत से किसान भाई हमारे कृषक बंधु करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और बिहार में। बिल्कुल। तो इसके लिए एक कैसे हम एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा किसान भाई बहनों को कि हम 1 हेक्टेयर धान की खेती अगर करते हैं तो उसमें हम मेड़ के किनारे किनारे पे जो हमारा तसर खाद्य पौधा है, अर्जुन, आसन और जरूल, इनको किनारे किनारे पे लगा करके किसान भाई और बहनें इससे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते? जैसे कि 1 हेक्टेयर में अगर वो धान की खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में अगर 10 × 10 फीट पे 10 × 10 फीट पे पौधे रोपण करते हैं अर्जुन, आसन और जरूल का, जो मुख्य तसर खाद्य पौधा है, तो इस तरह से हमारा किनारे किनारे 133 पौधे हम लगाएंगे। इस तरह से मेड़ के किनारे किनारे पे। और यह जब लगाने के बाद 4 साल में इस पे हम तसर रेशम कीट का हम पालन करेंगे। पालन करने से जैसे पहले हम यहाँ पालन करेंगे तो पहली प्रक्रिया स्टार्ट होती है ब्रशिंग की। तो ब्रशिंग और पालन कब करते हैं? 4 साल के बाद हम करेंगे। पौधा जिसे हम लगाएंगे उसके 4 साल के बाद इस पे हम कीट पालन के लायक होता है अर्जुन, आसन और जरूर के पौधे पे। फिर यहाँ पे ब्रशिंग करेगा किसान हमारा। ब्रशिंग में अंडे से
लार्वा निकलते हैं जी। तो उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। जी। तो उस कीड़े को हम यहाँ पे ब्रशिंग करेंगे। ब्रशिंग करने के बाद वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तक इस तरह से प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। और यहाँ पे हमारा तब इस तरह से जो है कोशा का उत्पादन होता है। इस तरह से कोशे का हम उत्पादन प्राप्त करेंगे। तो 1 हेक्टेयर से जो 133 पौधे हैं उससे हमारी अतिरिक्त आमदनी करीब 8,000 से 10,000 अतिरिक्त आमदनी होगी किसान जो भाई धान बहनों की की। खेती हो रही है वो तो है ही है, उसके अलावा जो हमें लाभ मिलेगा वो अतिरिक्त 8 से 10,000 इनकम होगी किसान भाइयों को। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप आसन अर्जुन या जेरूल के जो पौधे लगते हैं तो किस तरह से लगाना चाहिए? जैसे मेड़ है हमारा, 1 हेक्टेयर का क्षेत्र में हम धान की खेती कर रहे हैं, तो उस मेड़ में हम लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? क्या दूरी हो, कब लगाना चाहिए, ये सारी बातें भी किसानों की जानकारी में होनी चाहिए। इसका जो है हम जुलाई में प्लांट पौधे लगाएंगे और नर्सरी इसकी खरीद के लाएंगे। आप किसान भाई बहन अपने यहाँ तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के बाद इसको जुलाई में हम रोपण, जुलाई ही उपयुक्त माह होता है पौधरोपण के लिए, ताकि अतिरिक्त पानी, अतिरिक्त खर्चा हमको ना लगे। तो हम 1 हेक्टेयर में 123 गड्ढे बनाएंगे, वो 10 × 10 फीट पे, माने एक पौधा 10 फीट पे, दूसरा पौधा 10 फीट पे लगाएंगे। ये दूरी होगी पौधों से पौधे के बीच की दूरी 10 फीट होगी। और गड्ढे की जो गहराई जिसमें हम गड्ढे खोद के लगाएंगे उसकी 1 × 1 × 1 माने 1 क्यूबिक फीट का हम गड्ढा खोदेंगे। और उसमें ये गड्ढा खुदाई का काम हमको मई जून में करना होगा, 1 माह पूर्व। और उसमें गोबर की खाद 2 kg प्रति गड्ढे हमको देना होगा। 2 kg गोबर की खाद प्रति गड्ढे डाल के गड्ढे को बंद कर देंगे। फिर जुलाई मंथ में उसको ओपन करके हम पौधरोपण करेंगे। और यह पौधरोपण तो हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड ईयर में जब आएगा तो उसकी देखभाल, निराई गुड़ाई हम करते रहते हैं समय समय पे। और दूसरे साल में हम इसको खाद का जो हमारा रेशियो है 2 से 4 साल तक के पौधे को वो 75-25-25 NPK प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि हमारा प्रति पौधा कितना आएगा। तो ये 46 से 50 ग्राम प्रति, तीनों को मिश्रण होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का, तीनों का 45 से 46 ग्राम हम जो है प्रति गड्ढे हम देते हैं एवरी ईयर। यह इसका मतलब देख रेख है। ये जो हम लगाएंगे ये 3 साल के बाद ये तैयार हो जाएगा। मैंने चौथे साल में हम इसको इसमें कीट पालन हम कर सकते हैं। तो कीट पालन की क्या प्रक्रिया होगी? कीट पालन की प्रक्रिया है, कीट पालन हमारे मतलब जो इसके झारखंड स्टेट के PPC है अगर परियोजना केंद्र, वहाँ से अंडे लेकर के या जो तमाम NGO हैं उनके तरफ से लेके अंडा, या हमारे यहाँ पिस्का नगरी झारखंड केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र प्रशिक्षण संस्थान रांची से, वहाँ से अंडा प्राप्त करके और किसान भाई इसको ब्रशिंग करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। 1 हेक्टेयर में अगर करेंगे तो 50 DFL इसमें कीट पालन होगा, माने 133 पौधे पे। यह 1 साल तो हुआ, माने 4 साल, लेकिन प्रति ईयर यह जो है बढ़ता जाएगा। 50, फिर 60, फिर 70, ऐसे होता जाएगा, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और उसी तरह किसान की इनकम में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम ये जो कुल मिला करके इस पे जो है 10 साल के पौधा जब हमारा हो जाएगा तो 1 हेक्टेयर में हम 100 DFL की कीट पालन करेंगे, जिससे किसान को 25 से 30 हज़ार आमदनी इनकम होगी, नेट इनकम। बिल्कुल। तो ये जो हम पौधे लगाएंगे डॉक्टर साहब, इस एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जब ये समय के साथ बढ़ता चला जाएगा तो सूरज की रोशनी भी तो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सूरज की रोशनी अगर हमारी खेती तक नहीं पहुंचेगी, जो हम खेती करें, तो ऐसे में तो मुश्किल होगी। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? जी, आपका बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके लिए किसान भाई बहनों को मैं कहूँगा कि वो इसके लिए हम करते क्या है कि इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि छाया हमारे धान की फसल को, या इसके बीच में हम अदरक हल्दी की खेती करें तो उसके लिए छाया नुकसान करेगी, लेकिन नुकसानदेह होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इसको हम हर
3 साल पे, जब हमारा 10 साल का पौधा हो जाएगा तो उसको हम 3 साल के अल्टरनेट पे इसको कटाई छटाई बोलते हैं, इसको प्रूनिंग प्लाडिंग बोलते हैं। तो इसकी जो है 5 फीट की ऊंचाई से हम मार्च के महीने में कटाई छटाई कर देते हैं। तो जब मार्च के महीने में कटाई छटाई कर देंगे तो ये जुलाई में इसमें आएगा फ्लस, लेकिन फिर हम कीट पालन करेंगे तो पौधा मतलब पत्तियों को पत्तियां खा करके कीड़े हमारे सिरा देंगे, तो छाया का कोई प्रभाव हमारे फसलों पे नहीं पड़ेगा और किसान को आमदनी भी होगी और फसल पे कोई प्रभाव इसका नहीं होगा, कोई प्रभाव ऐसा नहीं देखा गया है। बिल्कुल। एग्रो फॉरेस्ट्री से की जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आप एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो खेती कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि धान की खेती कर रहे हैं 1 हेक्टेयर में, इसके साथ साथ हम अर्जुन आसन के पौधे लगा रहे हैं, वो बड़ा हो रहा है और उससे हमको प्राप्त हो रहा है कि तसर का जो कीट हो रहे हैं वो समय के साथ बढ़ता चला जाता है, उसकी हमारी आमदनी 10 वर्षों के बाद अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। लेकिन जब हम तसर रेशम कीट की खेती कर रहे हैं, ऐसे ये में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई, उनको समझ में नहीं आ पाती है कि ये हमारे लिए लाभदायक है, ये इसको हम लंबे समय तक खेती कर सकते हैं। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, लाभ की बात करें, तो आमदनी के अलावा और क्या क्या लाभ इससे हो सकता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे किसान भाई बहनों को मैं बता दूं कि इससे तो परोक्ष अप्रोक्ष रूप से बहुत से फायदे हैं। मैं पहले बताऊंगा, पहले तो कोसा उत्पादन करके आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे आप फसल उत्पादन कर रहे हैं, तीसरा उत्पादन जैसे हम जलावन की लकड़ी प्राप्त करेंगे, वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण वो है, ज़रूरत है आज के ज़माने में। और वनों पे जो हमारे किसान भाई बहन जा कर के वहाँ से लकड़ी काट के लाते हैं, तो वनों की कटाई रुकेगी और वनों का हमारा जो है क्षेत्र बढ़ेगा। हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य में जो निर्धारण है वन क्षेत्र का, वो 33% है, उसमें हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जो आज के डेट में हमारा जो है 19% है, इसमें ये वृद्धि होगी। दूसरा और एक महत्वपूर्ण लाभ है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की बहुत परिचर्चा है जी, उसमें इसको लगाने से अगर हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा वन क्षेत्र बढ़ेगा, और वन क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा वैश्विक अच्छा होगा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी, और दूसरा हमारा पर्यावरण और ये मृदा संरक्षण होगा। और इसके लाभ है, जैसे हमारे किसान भाई बहन बहुत सारे शहरों में जाते हैं, उनका पलायन हो जाता है, तो उनको यहाँ रोजगार बहुत से मिलेंगे, इससे बहुत सारे रोजगार जुड़े हैं तसर एग्रो फॉरेस्ट्री से। इससे जैसे कोसा उत्पादन करें, बीजों उत्पादन करें, और इसका बाई प्रोडक्ट जैसे आजकल पर चर्चा है कि सेरिसिन, इसका जब हम धागाकरण करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, यानी कपड़े इससे तैयार करते हैं, तो बहुत सारे लाभ हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में कि शहरों में लोग जा कर के बेचारे 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, अगर वो आमदनी यहाँ होगी तो उनका पलायन, उनको दूसरे शहर में जाना नहीं, अपने घर बार में रहेंगे। और जल जंगल जमीन, इसका संरक्षण इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात, जैसे हम दूसरे फसलों की खेती करते हैं तो जो पेड़ हमारे होते हैं उसमें कई पत्ते पक वगैरह जाते हैं, उससे गिरते हैं, वो भी तो खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जी। इनके पत्ती को हम एकत्रित करके और इससे हम केचुआ की खाद, वर्मी कंपोस्टिंग की करते हैं, तो उससे भी हमारे किसान को लाभ होगा। उससे वर्मी कंपोस्ट रिसाइकलिंग बोलते हैं, उसको रिसाइकलिंग करके उसके वेस्टेज से जो पत्ती बच जाता है, गिरता है, झड़ता है, और किसान भाई अपने जो खेत के खरपतवार हैं उनको निकाल करके वहाँ पे मतलब इकट्ठा करके और इसे वर्मी कंपोस्ट बनाए, तो उससे भी उसको एक और अतिरिक्त लाभ मिलेगा वर्मी कंपोस्टिंग करके। बिल्कुल। इसमें कई फायदे हैं, जलवायु की दृष्टि से फायदा है, पर्यावरण की दृष्टि से फायदा है, आर्थिक लाभ है, किसानों का खर्च कम होता है,
रोजगार भी अतिरिक्त उत्पादन हम कुछ दूसरे चीज़ों का भी उत्पादन कर सकते हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, हम तमाम चीज़ें बताते हैं अपने किसान भाइयों की आप इस तरह की खेती कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो अगर प्रशिक्षण की बात होती है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में किसान भाई? और अगर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो कैसे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाइयों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी रांची में आकर के यहाँ पे 7 दिन और 15 दिन इस तरह के हमारे जो है प्रशिक्षण कार्य होते हैं। चाहे वो नर्सरी करने का विधि और समेकित खेती करने की विधि, टेक्नोलॉजी और बीजो उत्पादन, जो हमारा तसर मुख्य है, इसका बीजो उत्पादन, हमको कैसे तसर की बागवानी करना है और किस तरह से उसकी देख रेख करना है, इन सारे बिंदुओं पे हमारे यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल। और इसका प्रशिक्षण लेके किसान भाई बहनों को मैं कहूँगा अधिक से अधिक लाभ कमाएं और देश में अपना योगदान को सुनिश्चित, अपने योगदान को दें, क्योंकि यह देश सबका है। सब लोग अगर मिल के काम करेंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक बात और हम साथ में जोड़ना चाहेंगे। जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री के लाभ की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात आपने की, आपने कही कि लाभ मिलेगा अधिक से अधिक। इसके साथ साथ लगातार भूमि का क्षरण हो रहा है और पानी भी हमारा जो हम जरूल हो, चाहे आसन हो, चाहे अर्जुन हो, पानी को भी खेत में रोक कर रखेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जी, इसमें एक जैसे जब हम इसको लगाते हैं तो अर्जुन आसन और इनके तो ये पर्यावरण, मृदा संरक्षण की दृष्टि से, मृदा क्षरण की दृष्टिकोण से कि मृदा का जो क्षरण, भूक्षरण हो जाता है अधिक जल से, अधिक बरसात से, क्योंकि बरसात यहाँ कभी ज्यादा कम हो जाती है, तो उसकी भी उस संतुलन को भी यह कम करता है। बिल्कुल, यह एक फायदा है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप तसर का उत्पादन कर रहे हैं, तसर रेशम का, तो अगर आप कीट पालन कर रहे हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ करें तो आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।